जय हिंद दोस्तों। फोर्स मल्टीप्लायर्स इंडियन एयरफोर्स की मिलिट्री स्ट्रेटजी में एक क्रूशियल रोल प्ले करते हैं, जिससे आईएफ अपने लिमिटेड एसेट्स के बावजूद अपनी कॉम्बैट इफेक्टिवनेस को मैक्सिमाइज कर सकती है। इन्हें ऐसे सपोर्टिंग एसेट्स के रूप में डिफाइन किया जाता है जो कॉम्बैट फोर्सेस के डिसरप्टिव और डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट्स को इंक्रीज करते हैं और वॉर में डिफीट और विक्ट्री के बीच एक डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। फोर्स मल्टीप्लायर्स का कॉन्सेप्ट मिलिट्री डॉक्ट्रिन का एक की एलिमेंट है जो ये इंश्योर करता है कि एक कंट्री अपने लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ भी फाइट कर सकती है और जीत सकती है। किसी टाइम 1971 के वॉर में आईएफ ने मिग-21 की एक डिटैचमेंट को कम्युनिकेशन के लिए डिप्लॉय किया था। मतलब मिग-21 से फाइटर रोल की जगह एक फोर्स मल्टीप्लायर का काम लिया गया था। पाकिस्तानी टेरिटरी में डीप स्ट्राइक के बाद वापस आते आईएफ के बॉम्बर्स को लैंड करने में काफ़ी डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ रही थी, इसलिए मिग-21 की एक डिटैचमेंट को करीब 10 किलोमीटर के एल्टीट्यूड पर ऑपरेट करवाया गया ताकि वो रिटर्निंग फाइटर्स को सिग्नल पहुंचा सकें। इससे पाकिस्तानी एयरफोर्स ने ये इमेजिन किया कि इंडिया रशिया का एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम एयरक्राफ्ट मॉस यूज़ कर रहा है। पर आज आईएफ को ऐसे स्टॉप गैप मेजर्स का यूज़ नहीं करना पड़ता, क्योंकि एक मेजर एरोस्पेस पार होने के नाते अपनी रीच, एक्यूरेसी, ऑल वेदर कैपेबिलिटीज़ और सिचुएशनल अवेयरनेस को बढ़ाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और इसी नीड को ध्यान में रखते हुए आज आईएफ अपने फोर्स मल्टीप्लायर्स को एक्वायर और एनहेंस कर रही है। पहला इंपॉर्टेंट फोर्स मल्टीप्लायर है एयर टू एयर रिफ्यूलिंग। लेट 1970s में आईएफ ने एंग्लो फ्रेंच जैगुआर फाइटर की एयर रिफ्यूलिंग की पाइपलाइन को हटाने की मांग की। हालांकि जैगुआर्स को डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक के लिए ही बनाया गया था और पाइपलाइन रिमूव करने का रीज़न ये था कि उस टाइम पर इंडिया के मिलिट्री डॉक्ट्रिन ने कंट्री बॉर्डर्स से दूर ऑपरेट करने की कल्पना नहीं की थी। पर तब से ये चीज़ें पूरी तरह चेंज हो चुकी हैं। इंडियन एयरफोर्स के अपने आप को एक एक्सपीडिशनरी फोर्स में बदलने के इरादे से एयर रिफ्यूलिंग को एक नेसेसिटी माना जाता है। आज चाहे वो लॉन्ग रेंज फाइटर्स हों या फिर हेलीकॉप्टर्स, एयर रिफ्यूलिंग कैपेबिलिटी एक की रिक्वायरमेंट है। यहाँ तक कि LCA तेजस MK1 जिसको क्लोज एयर सपोर्ट के लिए यूज़ किया जाता है, उसमें भी एयर रिफ्यूलिंग सिस्टम की इंटीग्रेशन की गई है। इसका बेनिफिट ये है कि एयरक्राफ्ट मैक्सिमम वेपन पेलोड और मिनिमम फ्यूल के साथ टेक ऑफ कर सकते हैं और बाद में उनमें टैंकर एयरक्राफ्ट से मिड एयर रिफ्यूलिंग की जा सकती है। इससे एयरक्राफ्ट की रेंज भी काफ़ी बढ़ जाती है और वेपन पेलोड भी फुल कैपेसिटी पर कैरी किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल आईएफ के सुखोई 30 में 12 हार्ड पॉइंट्स हैं जो करीब 8000 kg के वेपन्स कैरी कर सकता है, जिससे ये मिसाइल्स, रॉकेट्स, बॉम्ब्स और ऑटो कैनन गन्स के पूरे सेट के साथ टेक ऑफ कर सकता है और टैंकर से फ्यूल लेने के बाद लॉन्ग रेंजेस तक ऑपरेट कर सकता है। आईएफ ने 2003 में पहले रशियन IL-78 टैंकर को अपनी फ्लीट में शामिल किया था। करंटली 6 IL-78 आईएफ की फ्लीट में है और एडिशनल 6 और टैंकर्स को ऐड करने के प्लान्स हैं। IL-78 एक 3 पॉइंट टैंकर है जो एक ही टाइम पर 3 फाइटर जेट्स को रिफ्यूल कर सकता है और इसकी टोटल 110 टन की फ्यूल कैरिंग कैपेसिटी है, जिससे एक मिशन में 6 से 8 एयरक्राफ्ट रिफ्यूल किए जा सकते हैं। अप्रैल 2013 में आईएफ ने अपनी अब तक की सबसे बड़ी कॉम्बैट एक्सरसाइज हेल्ड की थी, जिसमें 400 फाइटर्स और 200 ट्रांसपोर्ट प्लेन्स और हेलीकॉप्टर्स शामिल थे। इस एक्सरसाइज का ऑब्जेक्टिव चाइना और पाकिस्तान के अगेंस्ट आईएफ की 2 फ्रंट वॉर कैपेबिलिटी को टेस्ट करना था। एक्सरसाइज में सुखोई 30s ने मिड एयर रिफ्यूलिंग के साथ नॉर्थ ईस्ट से वेस्टर्न फ्रंट तक 1800 किलोमीटर के बॉम्बिंग मिशन को अंजाम दिया। अप्रैल 2018 में आईएफ ने ऑपरेशन गगन शक्ति को हेल्ड किया था, जो कि एक एनकम्पासिंग कॉम्बैट रेडी एक्सरसाइज थी। इस एक्सरसाइज के दौरान इंडियन ओशन में चाइनीज नेवल एक्टिविटीज़ के कारण आईएफ ने इंडियन ओशन रीजन के एक्सटेंडेड एरिया में सुखोई 30s का यूज़ करके लॉन्ग रेंज एयर स्ट्राइक्स की थी। आईएफ ने ट्वीट किया था कि लॉन्ग रेंज स्ट्राइक्स में सुखोई 30s ने मिड एयर रिफ्यूलिंग के जरिए 2000 किलोमीटर से ज़्यादा रेंज तक कई टारगेट्स को सक्सेसफुली न्यूट्रलाइज किया था। आईएफ के IL-78 टैंकर एयरक्राफ्ट्स के कारण सुखोईज अमेरिका और यूरोप में भी मॉक एक्सरसाइज के लिए कई बार फ्लाई कर चुके हैं। एयर रिफ्यूलिंग ने एक और टैक्टिकल एडवांटेज प्रोवाइड की है। पहले आईएफ के मोस्ट ऑफ द फाइटर्स उनकी लो रेंज की वजह से पाकिस्तान बॉर्डर्स के क्लोज एयर बेसिस जैसे कि आदमपुर, जम्मू, अमृतसर और जोधपुर में डिप्लॉयड थे, ताकि अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई भी एक्टिविटी होती है तो फाइटर्स को क्विकली मिशन में डिप्लॉय किया जा सके। पर बॉर्डर बेसिस में डिप्लॉय करने में एयरक्राफ्ट्स की सिक्योरिटी भी रिस्क पर होती है, क्योंकि उनको क्विक अटैक से डैमेज या डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। लेकिन अब आईएफ के फाइटर जेट्स पैन इंडिया में डिप्लॉयड हैं, जैसे कि डीप साउथ में थांजावुर, नॉर्थ ईस्ट में चबुआ असम
और वेस्ट में पुणे जैसे बेसिस जो पाकिस्तानी एयरफोर्स की पहुंच से दूर हैं। आईएफ के इंटरसेप्टर्स और फाइटर बॉम्बर्स कुछ ही घंटों के नोटिस पर किसी भी फ्रंटलाइन बैटल को ज्वाइन कर सकते हैं। देखा जाए तो आईएफ की करंट फाइटर फ्लीट के लिए 6 एयर टू एयर रिफ्यूलर्स सफिशिएंट नहीं है, पर इसी फ्लीट से ही आईएफ लॉन्ग रेंज और डीप स्ट्राइक्स करने की एबिलिटी एक्वायर कर चुकी है। सो हम ये कह सकते हैं कि एयर टू एयर रिफ्यूलिंग कैपेबिलिटी आईएफ की फ्लीट में सबसे इम्पॉर्टेंट फोर्स मल्टीप्लायर है। इसके बाद जो इम्पॉर्टेंट फोर्स मल्टीप्लायर है वो है एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम, दैट इज AEWCS। ये एक एयरबॉर्न रडार है जो एयरक्राफ्ट्स, शिप्स और लॉन्ग रेंज व्हीकल्स को डिटेक्ट करता है और ये रडार सिस्टम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स पर माउंट किया जाता है। आईएफ के पास 3 इजरायली फैल्कन अर्ली वार्निंग सिस्टम्स हैं जो IL-76 ट्रांसपोर्टर्स पर माउंटेड हैं। इसके अलावा 3 इंडिजिनस DRDO डेवलप्ड नेत्र अर्ली वार्निंग सिस्टम्स एम्ब्रेयर के ERJ-145 एयरक्राफ्ट पर फिटेड हैं और 12 एडिशनल नेत्र की एक्विजिशन भी पाइपलाइन में है। ये रडार फिटेड एयरक्राफ्ट एयर एंगेजमेंट के दौरान एक साथ बैटल स्पेस की कमांड एंड कंट्रोल संभाल सकता है और फाइटर्स को एयरक्राफ्ट स्ट्राइक्स के लिए डायरेक्ट कर सकता है। सिंपली कहें तो अगर आप एनिमी को पहले देख लेते हैं उससे पहले कि वह आपको देखे तो उसे न्यूट्रलाइज करना आसान हो जाता है। एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम ऑफेंसिव और डिफेंसिव दोनों ऑपरेशंस की इफेक्टिवनेस को बढ़ाते हैं। उनकी सुपीरियर डिटेक्शन और इंटरसेप्शन कैपेबिलिटी जो कि फाइटर्स और सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम से कनेक्टेड है, एक इम्पॉर्टेंट फोर्स मल्टीप्लायर के रूप में काम करती है जो वॉर सिनारियोस को पूरी तरह से चेंज करने की कैपेबिलिटी भी रखती है। इसके अलावा और भी बहुत सारे सिस्टम्स या टैक्टिक्स हैं जो एक तरीके से फोर्स मल्टीप्लायर्स का ही काम करते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जिसमें एनिमी कम्युनिकेशंस या रडार्स की जैमिंग की जाती है। इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स के मोस्ट स्पेक्टेकुलर यूजेस में से एक है 1982 के बेका वैली एयर वॉर के दौरान इजराइल द्वारा सीरियन रडार्स को ब्लाइंड करना। इसका रिजल्ट ये था कि एडवांस्ड रशियन मिग फाइटर्स से लेस होने के बावजूद भी सीरियन एयरफोर्स इजरायली जैमिंग के कारण पूरी तरह से वीक पड़ गई थी। जैमिंग इतनी इफेक्टिव थी कि ज़्यादातर सीरियन पायलट्स को इजरायली F-15 और F-16 फाइटर्स के अगेंस्ट मुकाबला करने का चांस ही नहीं मिला। कुछ ही घंटों में इजरायली एयरफोर्स ने 82 सीरियन जेट्स को शूट डाउन किया, जबकि सीरियन फोर्स सिर्फ एक इजरायली जेट ही न्यूट्रलाइज कर पाई थी। आईएफ की इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स कैपेबिलिटी की बात करें तो सुखोई 30 MKI, मिराज 2000 और जैगुआर फाइटर्स एडिक्वेट इंटेग्रल इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर कैपेबिलिटी से लेस हैं और इस कैपेबिलिटी से आईएफ एनिमी के सेंसर्स और वेपन्स की इफेक्टिवनेस को काफ़ी हद तक कम करने में सक्षम है। इसके अलावा साइबर वॉरफेयर, स्पेस सैटेलाइट्स का यूज़ और एयर डिफेंस सिस्टम्स भी एक तरीके से फोर्स मल्टीप्लायर्स का ही काम करते हैं। सो लास्ट में हम कह सकते हैं कि फोर्स मल्टीप्लायर्स एयर पावर डोमिनेंस में क्रूशियल रोल प्ले करते हैं और स्टार्टिंग पॉइंट को अगेन यूज़ करते हुए कहें कि अगर आईएफ अपने फोर्स मल्टीप्लायर्स को फुल पोटेंशियल से यूज़ करे तो इवन लेस एसेट्स भी पाकिस्तान और चाइना पर एयर डोमिनेंस क्रिएट करने के लिए इनफ होंगे।